हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक जुडिशरी। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है लेट्स क्रैक पीसीएस डे, जहां पे अब हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की भी। क्रैक जुडिशरी चैनल पे आपको मिलेंगी क्लासेस जिसमें होंगे ट्रांसलेशन के ऊपर टॉपिक्स, कोर लॉ के ऊपर, लोकल लॉज, एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्रैक योर एग्जाम वी आर गोना डिलीवर इट टू यू। मेरा नाम है अर्पिता। जल्दी से मैं अपने बारे में कुछ आपको बता देती हूँ। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था 2019 में। आई हैव डन माय एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस। बीएलएलबी मैंने किया था राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब से, और बीएलएलबी में मेरा स्पेशलाइजेशन था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आज हम अपनी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि चैप्टर 2 में दिया हुआ है। चैप्टर 2 के अंदर स्पेसिफिकली आज हम सेक्शन 9 से सेक्शन 13 पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वो उन वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है सेक्शन 4 से 8 तक अभी तक। तो सेक्शन 1 से लेके 8 तक हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है, ब्रीफ हिस्ट्री हमने देख ली है। अब हम करने वाले हैं सेक्शन 9 से 13 तक। तो सेक्शन 9, अब हम सेक्शन 9 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 क्या कह रहा है वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सेक्शन 9 कह रहा है डिफेंसेस जो भी रिलेटेड है, डिफेंसेस स्पेसिफिक रिलीफ में वो सारे आपको अवेलेबल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल होते हैं। एक बार इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियरइन where any relief is claimed under this chapter in respect of a contract, a person against whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contract। यानी ये बेसिकली क्या कह रहा है कि यहाँ पे डिफेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज होती हैं, आप सभी को पता होगा, है ना, ए और बी। ए और बी, ए ने ए ने बी पे सूट फाइल कर दिया है। ए कह रहा है कि बी अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। नाउ बी अपने डिफेंस में फॉर नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऐसी डिफेंस, कोई भी ऐसा ग्राउंड ले सकता है जो कि उसे अवेलेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ठीक है, इसमें कैसे कैसे ग्राउंड आ सकते हैं, इसका मतलब इसमें ग्राउंड आ सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, कोअर्जन हो गया। बी ये कह सकता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में कभी एंटर ही नहीं करना चाहता था, मुझे कोअर्जन के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आया गया है। तो ये सारी चीजें बी कह सकता है। बी ये कह सकता है कि ए माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, या कोई भी उसमें कोई भी ऐसी चीज जो इनकेपेसिटी प्रूव करती हो वो भी प्रूव कर सकता है। तो जो भी सारी चीजें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज अ डिफेंस यूज करते हैं, हम वही सारे डिफेंसेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम ये केस देख लेते हैं, बिशन दयाल एंड सन्स वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ये 2001 का केस है। इसमें कोर्ट ने बस बेसिकली इतना ही कहा है कि जब आप गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, तो आर्टिकल 299, आर्टिकल 299 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी है, अदरवाइज उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जाएगा। यानी ये भी एक डिफेंस है जो कि पर्सन ले सकता है फॉर नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ। सेक्शन आर्टिकल 299 जब भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर यूनियन के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रेसिडेंट करेगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नर करेगा। तो ऐसी ही चीजें इसमें लिखी हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। तो ये था सेक्शन 9। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10 पे आते हैं। सेक्शन 10 एक ऐसा सेक्शन है जो 2018 के अमेंडमेंट से काफी चेंज हुआ है। सेक्शन 10 बेसिकली पहले एक सेक्शन 10 जो पहले था 2018 में, आई होप आप लोगों को पता है कि 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैज गॉन थ्रू मेनी चेंजेस, मेनी अमेंडमेंट। इस पूरे एक्ट का जो टोन है वो टोन ही चेंज हो चुका है। द एसेंस ऑफ द एक्ट हैज चेंज्ड। तो पहले क्या होता था, पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज अ डिस्क्रिशनरी डिग्री, यानी कोर्ट को अगर लगता था ठीक तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में डिग्री दे देते थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। लेकिन अब
अब ऐसा नहीं होता। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज द रूल, एंड अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं कर रहे हो तो वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस होने चाहिए। यानी पहले क्या होता था बेसिकली, पहले कोर्ट के पास डिस्क्रिशन था कि वो चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे या ना दे। इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब ये होता था कि कॉम्पनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी वॉज अवॉर्डेड, compensation in terms of money was awarded as a general rule, and specific performance was awarded as specific performance was awarded as exception. Now this has changed. This essence of specific relief act has changed. अब क्या हो गया है, अब ये अब the present situation is कि specific performance is the rule and रिफ्यूजल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एक्सेप्शन। यानी एक्सेप्शनल केसेस में ही आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को रिफ्यूज करोगे, अदरवाइज हर जगह पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना है। ये ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, जब भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जब भी दो कोई लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ एनफोर्सिंग इट, विद द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, तो उस चीज में काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। बहुत सारे इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट या फिर पर्सनल एस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें होती है जब भी दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। नाउ कॉम्पनसेशन गिव्स देम अ वे आउट, है ना। कॉम्पनसेशन क्या करता है बेसिकली, इट गिव्स देम अ वे आउट कि वो नहीं भी परफॉर्म करेंगे तो इतना पैसा दे दिया, हो गया। लेकिन सामने वाली पार्टी का हो सकता है मॉनिटरी लॉस के अलावा भी कोई लॉस हो रहा हो। So, in order to curb this practice, in order to make the performance of the contract stricter, तो ये सारे reasons की वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अब इन स्पेसिफिक रिलीफ को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को अब रूल बना दिया गया है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर नहीं दिया जाएगा तो वो एक्सेप्शन होगा। आई होप ये क्लियर है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसकी एक बार बेयर रीडिंग कर लेते हैं। Specific performance of a contract shall be enforced by the court subject to the provision contained in subsection 2 of 11, section 14 and 16। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ना shall be, इसकी जगह पहले with the discretion of court था। यानी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था कि वो चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे और चाहे तो नहीं दे। तो दिस हैज चेंज्ड इन दिस केस। नाउ कमिंग टू दिस केस लॉ। ये जो केस लॉ है, इस केस लॉ में बेसिकली कोर्ट ने ये कहा है कि अ डिले इन फाइलिंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिले इन फाइलिंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डज नॉट मीन कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा। इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। डिले फॉर फाइलिंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखिए, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ डिफरेंट है। हमने ये चीज हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी पढ़ी थी। इंग्लैंड में, यूके में बेसिकली ये लॉ कैसे डेवलप हुआ है, बाय लॉ ऑफ इक्विटी। यानी इक्विटी के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाता है वहां पे। लेकिन इंडिया में ये लॉ अब स्टैट्यूट बन गया है। 1963 के बाद ये स्टैट्यूटरी लॉ बन गया है। तो नाउ इंग्लैंड में, यूके में जनरली क्या होता है, अगर कोई परफॉर्मेंस, अगर स्टैट्यूटरी, अगर किसी पर्सन ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट लेट फाइल किया है, यानी देयर हैज बीन अ डिले इन फाइलिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो मियर डिले कैन बी अ ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। यानी सिर्फ डिले की वजह से ही रिफ्यूजल किया जा सकता है, उसका जो एप्लीकेशन है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दैट कैन बी रिफ्यूज। बट इंडिया में ये जो लॉ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो लॉ है, स्पेसिफिक रिलीफ का जो लॉ है, वो स्टैट्यूट से गाइड होता है। एंड दैट इज वाई जो ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल दिए हैं, उन्हीं ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल में वो फॉल करना चाहिए। जैसे अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एप्लीकेशन कब फाइल करता है, सूट कब फाइल करता है, आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड, यानी लिमिटेशन पीरियड के बाद अगर वो फाइल करता है, इन दैट केस द सूट विल बी डिसमिस्ड। उसमें तो वो सूट तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि लिमिटेशन से बाहर हो गया है वो। और अगर लिमिटेशन से पहले फाइल किया गया है तो फिर डिले इमटेरियल है, क्योंकि वो लिमिटेशन के पीरियड में आ गया। तो बेसिकली इंडिया में इक्विटी जो होती है,
इक्विटी का ज्यादा रोल नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ. Equity doesn't play a larger role in terms of specific performance in India, whereas in England it does play a major role. तो आई होप आपको इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में फर्क समझ में आया होगा. इंडियन लॉ में ये आर लक्ष्मीकांतनम वर्सेस देवाराजी केस में यही कहा गया था कि अगर डिले है लेकिन लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल कर दिया गया है सूट, तो दैट सूट उसे ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर डिले इतना हो गया है कि लिमिटेशन पीरियड भी निकल चुका है, इन दैट केस सूट तो वैसे भी बाहर हो गया है, तो वो डिसमिस हो ही जाएगी एप्लीकेशन. तो इक्विटी डजंट प्ले अ रोल इन इंडियन लॉ एंड इंडियन लॉ. आई होप ये वाला सेक्शन एकदम क्लियर है. सेक्शन 11 पे आते हैं. सेक्शन 11 कह रहा है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सिबल. ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफिकली ट्रस्ट की बात करता है. ठीक है, ये स्पेसिफिकली ट्रस्ट की बात करता है. और इसका जो जनरल रूल है, जो जनरल प्रोविजन है, वो ये कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड. जब भी ट्रस्ट की बात आती है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इन्फोर्स करवाया जाएगा. ठीक है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन दिए हुए हैं. इसमें एक्सेप्शन क्या बताया हुआ है कि जहां पे ट्रस्टी ने एक्सेस ऑफ पावर यूज करके कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी ट्रस्टी वाज नॉट एम्पावर्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इसने एक्सेस ऑफ पावर यूज करके कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन दैट केस, या फिर इसी ट्रस्टी ने कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, इन दैट केस इसकी एप्लीकेशन पे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आई है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा. इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. तो ये सेक्शन जो है ये स्पेसिफिकली ट्रस्ट की बात करता है. ये जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा है कॉन्ट्रैक्ट शैल, इसकी पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, यानी डिस्क्रिशन था कोर्ट का कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे या ना दे. लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2018 के बाद से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हैज बिकम अ रूल and the refusal is it can be refused only in exceptional circumstances. So necessary changes have been made in this section as well. सेक्शन 12 पे आते हैं. सेक्शन 12 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. अगर आपने इस सेक्शन के आगे 5-6 एस्ट्रिक्स नहीं बनाए तो बना लो, क्योंकि ये सवाल इतनी ज्यादा बार पूछा जा चुका है इन वेरियस एग्जाम्स. बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारी बार ये सवाल पूछा जा चुका है. बहुत बड़ा सेक्शन है, इसलिए स्टूडेंट्स डर भी जाते हैं इससे काफी बारी की, क्योंकि बहुत लेंदी है ये सेक्शन. लेकिन हम इसे बहुत आराम से, बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये पार्शियल परफॉर्मेंस की बात करता है ना. ठीक है, ये पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है सेक्शन 12, यानी पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट, पार्शियल परफॉर्मेंस, सॉरी. यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? पार्शियल परफॉर्मेंस की है. तो ये जो है इसका जो सबसेक्शन 1 है, ये कह रहा है कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. यानी को जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि पार्शियल परफॉर्मेंस के लिए डिक्री नहीं पास की जाएगी, पार्शियल परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा. ठीक है, ये हुआ जनरल रूल. लेकिन अब इसके 2, 3 और 4, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में इसी रूल के एक्सेप्शन दिए हुए हैं. तो 2 क्या बता रहा है हमें? 2 ये बता रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो विच इज एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें 2 पार्टीज हैं, लेट्स से ए एंड बी. इस केस में अगर ये जो पार्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है जो फुलफिल करना है, बहुत बड़ा पार्ट फुलफिल हो चुका है, लेकिन छोटा पार्ट एक ऐसा है जो फुलफिल नहीं हुआ है, जो परफॉर्म नहीं हुआ है, और इसी छोटे पार्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ऑर्डर करनी है. नाउ इन दिस केस ये कह रहा है कि अगर इस छोटे पार्ट को परफॉर्म ना करने के बदले जो डिफेंडेंट है ये कॉम्पनसेशन इन मनी देने को तैयार है, यानी ये कह रहा है कि मैं इतना पार्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इसके बदले मैं इतना पैसा देने को तैयार हूं, तो इस केस में कोर्ट जितना पार्ट हो सकता है उतना पार्ट करवाएगा परफॉर्म, और जितना पार्ट रिमेनिंग है उस रिमेनिंग पार्ट के लिए कोर्ट कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करा देगा मनी में. आई होप दिस इज क्लियर. सेक्शन 12 का
रूल ए जनरल रूल, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 जनरल रूल बताता है कि पार्ट परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। 2, 3, 4 उसके एक्सेप्शन है। 2 में बेसिकली बात की है कि जहां पे बहुत सारा पार्ट हो चुका है परफॉर्म, थोड़ा सा पार्ट बाकी है जिसके लिए डिफेंडेंट पैसा देने को तैयार है। इन दैट केस वो थोड़ा सा पार्ट, जितना पार्ट हो सकता है, जो बड़ा पार्ट परफॉर्म करा जा सकता है वो करवा लिया जाएगा, और जो छोटा पार्ट बच गया है उसके लिए कॉम्पनसेशन दिलवा दिया जाएगा इन मनी। आई होप दिस इज क्लियर। अब 3 पे आते हैं। 3 थोड़ा सा और ट्रिकी है। आप एक बार जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, इसके बेयर मीनिंग पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे हम समझेंगे, इसको हम सिंप्लीफाइड वे में कैसे समझेंगे। जल्दी से एक बार बेयर रीडिंग कर लीजिए इसकी। देखिए, ये जो सबसेक्शन 3 है, ये बेसिकली दो सिचुएशन बताता है, ठीक है? ये दो सिचुएशन बताता है। तो आप बस ये दो सिचुएशन याद रखिए, आपको सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये जो पहली सिचुएशन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि बड़ा पार्ट बाकी है और छोटा पार्ट के लिए छोटा पार्ट परफॉर्म किया जा सकता है। यानी ये एक पार्ट है, इसमें इतना परफॉर्म किया जा सकता है, और कंसिडरेबल पार्ट जो है वो नहीं परफॉर्म किया जा सकता, पर इस कंसिडरेबल पार्ट के लिए कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, इस कंसिडरेबल पार्ट के लिए कॉम्पनसेशन दिलवाया जा रहा है। इन दिस केस अगर प्लेंटिफ इंसिस्ट करते हैं, अगर प्लेंटिफ ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जितना पार्ट हो सके उतना तो परफॉर्म कर दो, बाकी के लिए कॉम्पनसेशन हम अग्री कर लेते हैं, तो इन दैट केस कोर्ट छोटे पार्ट को ही परफॉर्म करवा देगा और बड़े पार्ट के लिए कॉम्पनसेशन दिलवा देगा। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी राइट्स है, जितने भी बाकी क्लेम्स हैं प्लेंटिफ के, वो प्लेंटिफ को रेलिंक्विश करने पड़ेंगे। वो प्लेंटिफ फिर आगे उस चीज के लिए फिर से केस नहीं कर सकता। ये है पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन में ये इममटेरियल है कि कितना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है परफॉर्म और कितना पार्ट नहीं हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि छोटा पार्ट, स्मॉल पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लार्ज पोर्शन कैन बी परफॉर्म। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि इस जो भी पार्ट परफॉर्म किया जा सकता है और जो भी पार्ट अनपरफॉर्म्ड है, उस अनपरफॉर्म्ड पार्ट के लिए कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। यानी कॉम्पनसेशन इसमें नहीं ऑफर किया जा रहा है डिफेंडेंट की तरफ से। डिफेंडेंट कह रहा है कि अगर आप कहते हो तो मैं इतना काम कर सकता हूं, लेकिन बाकी के लिए मैं कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा। लेकिन अगर प्लेंटिफ ऐसा सूट लेकर आता है और प्लेंटिफ चाहता है कि जितना पार्ट हो सकता है उतना पार्ट परफॉर्म करवा दिया जाए, इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जितना पार्ट हो रहा है परफॉर्म, वो परफॉर्म करवा देगा, और जितने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 2 रूम बनवाने का हुआ था, डिफेंडेंट कहता है कि मैं 1 रूम बनवा सकता हूं, दूसरे के लिए मैं पैसा कॉम्पनसेशन भी देने को तैयार नहीं हूं, और प्लेंटिफ कहता है कि इसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए, ही डज नॉट वांट द जनरल रेमेडी, इसको कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, इसको परफॉर्मेंस ही चाहिए। इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जितना पार्ट परफॉर्म किया जा सकता है उतना परफॉर्म करवा देगा, और बाकी के लिए कॉम्पनसेशन नहीं दिलवाएगा। ऑल्सो प्लेंटिफ इन दिस केस has to give the whole amount of consideration, यानी कंसिडरेशन जितनी भी थी दोनों रूम की, वो सारी प्लेंटिफ को देनी है, प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन नहीं दिलाया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि प्लेंटिफ ही इंसिस्ट कर रहा है ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। So, since the plaintiff is insisting on specific performance, knowing that the defendant cannot provide compensation, then in that case, the plaintiff has to pay full consideration. He has to relinquish all claims, and the part that can be performed will be performed by the defendant. I hope this makes it all clear. I hope ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये जो 4th क्लॉज है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये कह रहा है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें 2 पार्ट्स हैं जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट फुटिंग पे हैं,
तो उसको पार्शियल परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है। इसे ये चीज आपको इस केस से समझ में आएगी। ये हनुमप्पा वर्सेस एसपी कल्ली का केस है 2015 का। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे तीन भाई रहते हैं, ए बी और सी, तीनों की प्रॉपर्टी रहती है जो कि जॉइंट रहती है। तो 1/3 प्रॉपर्टी इसकी है, 1/3 इसकी और 1/3 इसकी है। अब ए जो है अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड कि यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है, इसका डिवीजन कराया जाएगा प्रॉपर्टी का, और ये जो 1/3 प्रॉपर्टी है इसे दे दिया जाएगा बेचने के लिए। यानी इसका सेलिंग, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये परफॉर्म करवाया जा सकता है बिकॉज ये इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। इन लास्ट जो केस है वो कह रहा है कि पार्टी कैन इलेक्ट टू एक्सेप्ट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट एनी स्टेज ऑफ लिटिगेशन। तो हो सकता है किसी पार्टी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट सूट फाइल किया हो, लेकिन जैसे जैसे केस प्रोग्रेस होता गया वैसे वैसे उसे समझ में आया कि फुल परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं सकता, तो जितना परफॉर्मेंस हो रहा है क्या मैं वो परफॉर्म करवा सकता हूँ, तो हाँ वो करवा सकता है किसी भी स्टेज पे, ही कैन ऑप्ट फॉर पार्शियल परफॉर्मेंस। सेक्शन 13 का एसेंस बहुत ही क्लियर है, बहुत ही, अगर आपने रूल ऑफ एस्टॉपल पढ़ा है तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। सेक्शन 43 टीपीए से बिल्कुल सिमिलर है ये सेक्शन। अगर सेक्शन 43 टीपीए नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, बिल्कुल रिलेटेड है ये उस सेक्शन से। ये कह रहा है कि जहां पे वेंडी या फिर सेलर, यानी एक पर्सन जो बायर है या वेंडर, जो कि बायर है या वेंडी है, इन अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है और इस प्रॉपर्टी का टाइटल जो सेलर के पास था, वो सेलर के पास उसका टाइटल नहीं था जिस टाइम पे इन लोगों ने अग्रीमेंट किया, लेकिन बाद में ही एक्वायर्स द टाइटल, इन दिस केस अब ये सेलर को प्रॉपर्टी बेचनी ही पड़ेगी। ये रूल ऑफ एस्टॉपल भी यही कहता है कि अगर आपके पास पहले क्वालिफिकेशन नहीं थी, अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन आपके पास वो कैपेबिलिटी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने की और आप एक अग्रीमेंट कर चुके हो, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, तो जैसे ही आपके पास ये कैपेबिलिटी आई है वैसे ही आपको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। यही है सेक्शन 13, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप इसको एक बार पढ़िए, कोई भी डाउट हो हमें 9 से 13 में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स का आंसर करने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ लीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से अनअकैडमी के कुछ एडवांटेजेस। अनअकैडमी की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो अभी कीजिए। अनअकैडमी की ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कभी भी हमारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है। अनअकैडमी पे लाइव पोल्स भी होते हैं जिससे आपकी एमसीक्यू की एक्यूरेसी काफी बढ़ती है। आपके सारे डाउट्स अनअकैडमी ऐप पे क्लियर किए जाते हैं। अनअकैडमी का ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगी स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस के कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। लाइव क्लासेस रहती है जहां पे आप अपने एजुकेटर से बात करते हुए क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं जिससे आपकी कभी कोई क्लास मिस नहीं होगी। आपको लेक्चर के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको नोट्स भी ना बनाना पड़े। हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक रेंज करते हैं। वी हाईली सजेस्ट कि अगर आप अभी पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं तो 12 मंथ्स का, एटलीस्ट 12 से 24 मंथ्स का कोई प्लान लीजिए, बिकॉज 12 इतना टाइम लग जाता है एक तैयारी करने में किसी एग्जाम की, राइट। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जिसमें आपको इतने चीप प्राइजेस के अलावा एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं तो स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज ARPI10। इस कोड को याद रखिए, आप मेरा कोड यूज करिए। अगर आपको हमारे वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगा है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं, एक्सेलरेटर बैच जहां पे टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी करवाने वाले हैं सारे ही जुडिशियल सर्विस एग्जाम की। ये 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी लीजिए। आरजे यूपीपीसीएस जे के लिए हमारे पास एक नया बैच है जो 6 महीने में आपकी तैयारी करवाएगा यूपीपीसीएस की। इसीलिए अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाह रहे हैं, अगर आप यूपी जुडिशरी का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप ये बैच भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पे मेरा कोड याद रखिएगा ARPI10।
राजस्थान जुडिशरी के लिए क्विक 3 मंथ्स का बैच है, रैपिड रिवीजन बैच है। इन 3 महीनों में हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं कंप्लीट। तो इसीलिए अगर आपने ये बैच ज्वाइन, अगर आप राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पे एडिशनल 10% अगर आप चाहते हैं तो ARPI10 कोड यूज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल क्रैक जुडिशरी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।